मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से लगभग 11 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के झांसी से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर बसे ओरछा किले का इतिहास काफ़ी रोचक है। मध्य प्रदेश के मेवाड़ी जिले में बसा एक छोटा सा शहर ओरछा किसी जमाने में न सिर्फ बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था बल्कि बुंदेला साम्राज्य की शान कहलाता था। 16वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया ओरछा अपने किले के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ के प्राचीन मंदिर भी बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। और यही नहीं बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम और ओरछा का नाता करीब 450 साल पुराना है, जिसकी वजह से यहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है और उनके नाम का यहाँ मंदिर भी है जिसको राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। चलिए आज आप और हम चलते हैं ओरछा और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे ओरछा किले के बारे में। ये सामने दिख रहा है, ये है ओरछा फोर्ट और हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये ओरछा फोर्ट का एंट्रेंस है जहाँ से हमें अंदर जाना है। इस एंट्रेंस की खास बात यह है कि इसका जो टर्न है वो पूरा 90 डिग्री का है। अगर इसको बनाने का रीज़न ये था कि अगर इस पर कोई हमला करता है तो हाथी वगैरह का जैसे हमला करके कोई गेट को तोड़ना चाहता है तो हाथियों की जो स्पीड होती है उसको कम करने के लिए। किले के अंदर जाते ही हमें 3 रास्ते दिखाई देंगे। जो सामने का रास्ता है वो हुमायूं के महल की तरफ जाता है, जिससे कोई भी गाड़ी डायरेक्ट हुमायूं के महल तक जा सकती है। बाकी 2 रास्ते लेफ़्ट साइड है, जिसमें से एक रास्ता राजा की सेना के अंदर जाने के लिए होता था और दूसरा रास्ता राजा खुद यूज़ करते थे और उसका इस्तेमाल राजा के मेहमानों द्वारा भी किया जाता था। ये हैं यहाँ के गाइड मिस्टर गोविंद, जो कि आज हमें ओरछा फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोविंद है, मैं ओरछा से बिलोंग करता हूँ। तो ओरछा मीन्स होता है हिडन प्लेस, छुपा हुआ स्थल। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा रिवर का उद्गम स्थल है जिला रायसेन, जो भोपाल के आगे है। वहाँ एक छोटा सा गांव है बैत और झरी गांव, उस जगह से रिवर प्रारंभ होती है। ये रिवर आगे जाकर के हमीरपुर इटावा उत्तर प्रदेश के यमुना जी में मर्ज हो जाती है। तो बैत गांव से निकलने के कारण इस रिवर का पुराना नाम हुआ करता था बेतबंती और इसकी लंबाई है 580 किलोमीटर, 580 किलोमीटर जिला रायसेन से हमीरपुर तक। तो ये मध्य प्रदेश में टाउन स्थित है। बुंदेलखंड रीजन का हृदय प्रदेश कहलाता है। लगभग अभी 15,000 पॉपुलेशन है, बट 16 to 17 सेंचुरी में ओरछा बुंदेलाओं की सेकंड कैपिटल हुआ करती थी और उस पीरियड में 60 to 17,000 पॉपुलेशन थी यहाँ पर। तो ओरछा फर्स्ट कैपिटल बुंदेलाओं की थी गढ़कुंडा, जो यहाँ से 53 किलोमीटर दूरी पर है ऑन द वे ऑफ खजुराहो। तो जो बुंदेला रूलर एक्चुअली बिलोंग करते जो काशी नरेश थे माणिक राय, उनके बेटे हेमकरण को 50 गांव की जागीरदारी दी गई थी मिर्जापुर का एरिया। तो उन्होंने सबसे पहले शरणस्थली बनाई थी विंध्याचल पर्वत पर। जब ये विंध्याचल पर्वत पर रहने लगे तो लोगों ने इनको विंधेला कहना प्रारंभ किया। धीमे धीमे विंधेला से बुंदेला कहा गया, प्रोनाउंसिएशन गॉट चेंज। और अदर थ्योरी दूसरी ये बताई जाती है कि उनकी कुलदेवी थी मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करने के दौरान हेमकरण राजा ने तलवार पर उनके को काटा और रथ की 5 बूंद जमीन पर गिरी, ढेला बन गया। उसी समय देवी मां प्रसन्न हुई और बूंद मींस ब्लड, इला मींस अर्थ, देन कम टू द बुंदेला वर्ड। तो बुंदेला शब्द की उत्पत्ति वहां से बताई गई। फिर उन्होंने अलायंस बनाया चंदेलाओं के साथ। तो खजुराहो में 9 to 11 सेंचुरी तक चंदेलाओं ने रूल किया है। तो 11 सेंचुरी तक अंडर कंट्रोल ऑफ चंदेलाओं के रहे बुंदेला रूलर्स। जैसे 11 सेंचुरी में चंदेलाओं का पतन हुआ, बुंदेला पावर में आए तो उन्होंने पहली राजधानी सही मायने बनाई मोहनी, जिला जालौन, यूपी। और यहाँ से जो 53 किलोमीटर दूरी पर जगह है गढ़कुंडार। तो उस समय जब पृथ्वीराज चौहान का पीरियड था तो उन्होंने अपना सूबेदार नियुक्त किया था इस एरिया की देखरेख के लिए, हुप सिंह खंगार को। तो ये जब चौहान डायनेस्टी का एंड हुआ तो खंगारों ने अपना स्वतंत्र राज घोषित कर लिया, अपना डायनेस्टी स्टेबल कर ली गढ़कुंडार में। तो सोहनपाल बुंदेला के द्वारा महोनी से 1257 AD 1257 में गढ़कुंडार पर अटैक किया। तो जो खंगार डायनेस्टी के अंतिम शासक थे महाराजा खेत सिंह को परास्त कर दिया। फिर उनकी नेक्स्ट कैपिटल महोनी से क्या हो गई, गढ़कुंडार, जो बुक के अनुसार पहली कैपिटल बताई जाती है। वहां बुंदेलाओं ने रूल किया 1257 से 1531 तक, 1531 तक। तो इस डायनेस्टी के 10वें रूलर राजा रुद्र प्रताप 1501 1501 में शिकार के उद्देश्य से आते तो चारों ओर इस समय घना जंगल था, ओरछा का कोई नामो निशान नहीं था। और अदर रीजन ये भी था उनको एक नया कैपिटल स्थल देखना था, क्योंकि जिस जगह गढ़कुंडार फोर्ट है वो डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं है। तो उनके साथ एक सैनिकों की टुकड़ी और हंटिंग डॉग्स थे। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचते उनको एक हिरण दिखाई दिया तो कमांड इज डॉग ऊर्चा, ऊर्चा इट मींस गो एंड कैच, जाओ देखो पकड़ो। ये बुंदेली भाषा का शब्द है।
पर उसी जगह पर तुंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुत्तों के भौंकने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। वो कुटिया से बाहर आए, क्रोध स्वभाव में नजर आए, तो राजा समझ गए मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है, तो उनसे क्षमा याचना करने लगते। गुरुवर मेरे साथ मेरे राज्य गरकुंडार चलिए, या जीवन पर्यंत मैं आपकी सेवा करूंगा। पर ऋषि वन ने जाने से मना कर दिया। कहा इस सुंदर जगह को छोड़कर मैं अन्य जगह नहीं जाना चाहता हूँ। बोले गुरुवर मैं अपनी राजधानी को गरकुंडार से इस जगह शिफ्ट करना चाह रहा, जगह का नाम क्या है? बोले राजन मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो बोले इस जगह का नाम क्या रखो गुरुवर? बोले राजन आपके मुझ से पहला शब्द क्या निकला इस एरिया में? बोले मेरे द्वारा यहाँ पहला शब्द सिर्फ ऊंचा निकला। तो उन्होंने ऊंचा सजेस्ट किया, ऊंचा से उड़छा, उड़छा से उड़छा कहा जाने लगा। तो 1501 1501 में राजा रुद्रप्रताप के द्वारा ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है राजा महल कहलाता, जो राइट साइड में बना हुआ है, तो ये बनाया गया 1501 में। फाउंडेशन स्टार्ट हुआ 1501 से 1531 तक उनका रूलिंग पीरियड रहा यहाँ। और गरकुंडार, जब वो यहाँ से गरकुंडार जा रहे थे तो रास्ते में गाय पर टाइगर अटैक करता है, तो गाय की लाइफ बचाने के लिए टाइगर से लड़ जाते हैं। तो गाय की लाइफ तो सेव कर लेते, पर जख्मी होने के कारण कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो उनके 12 बेटे थे, तो उनके मृत्यु उपरांत उनके सबसे बड़े बेटे भारती चंद ओरछा के सेकंड नंबर रूलर हुए, जिनका पीरियड था 1531 से 1554, 1531 से 1554 तक। उनके द्वारा राजा महल का थर्ड पार्ट कंप्लीट किया गया। और जो आप लोग भी राजा राम मंदिर विजिट करके आए, वो रानी महल बनाया गया था, 2 स्टोरी बिल्डिंग, पर इनकी कोई औलाद नहीं हुई। निसंतान डेथ हुई। तो इनके मृत्यु उपरांत इनके छोटे भाई मधुकर बुंदेला ओरछा के थर्ड नंबर रूलर हुए। इनका पीरियड रहा यहाँ 1554 टिल 1592, 1554 से 1592 तक। तो उनके द्वारा राजा महल का बाहरी भाग दीवाने आम और दीवाने खास बनाया गया। अब आप सामने देखिए, आपको ये फोर्टिफिकेशन वॉल नजर आ रही है, ये सेकंड फोर्टिफिकेशन वॉल है जो 1 किलोमीटर अराउंड द पैलेस कॉम्प्लेक्स। और एक और आपने एंटर किया होगा ओरछा पैलेस के पास एक नैरो वॉल मिला होगा, नैरो गेट। तो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन वॉल है जो 18 किलोमीटर पूरे ओरछा को कवर करती, सिटी वॉल। इसमें आप देखिए लाइन बनी हुई, इसमें काफी सारे होल्स और लाइन है वॉल पर। ये कहलाते मैच लॉक, यूज्ड टू थ्रो हॉट ऑयल हॉट वाटर फॉर एनिमीज। और ये फर्स्ट एंट्रेंस गेट है पैलेस कॉम्प्लेक्स का। तो आपने देखा ब्रिज पे सीधा स्ट्रेट में वॉल रखी गई, भाई एक छोटी सी आर्च है जहाँ कैनन फिक्स होती थी तोप, और गेट को टर्न रखा गया 90 डिग्री एंगल पर। तो जब कभी गेट को तोड़ना हो तो बड़ी लकड़ी टिम्बर वुड का बहुत सारे सोल्जर इकट्ठा होकर के रन करके गेट को तोड़ते थे, पर सामने क्या है वॉल, तो लकड़ी को तो टर्न नहीं किया जा सकता है, उसकी गति को स्टॉप करने के लिए। और कभी कभी एलिफेंट का यूज किया जाता था, तो एलिफेंट हिट द हेड ऑन द स्पाइक, स्पाइक कांट बेंड एंड हर्ट देम, तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ द एलिफेंट, स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द एलिफेंट, दैट्स व्हाई दे वर 90 डिग्री एंगल। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में रैंप है जहाँ से एलिफेंट हॉर्स राइड से राजा ऊपर जा सकते थे। पहले थिन ब्रिक हुआ करती, लाहौरी ब्रिक, अभी नई ब्रिक लगा दी गई। ये पेड़ के पास का जो एरिया वो कैनन पार्किंग लॉज है, वहाँ तोपें रखी जाती, तोप खाना। और ये उस समय का वेलकम डोर है, स्वागत द्वार। जब कभी राजा महाराजा गेस्ट एंटर करते थे तो दोनों तरफ आप देखिए प्लेटफॉर्म है, तो ड्रमर प्लेइंग द ड्रम्स, और लोग लाइन में खड़े होते शावर द फ्लावर्स। ऊपर देखिए बालकनी होते हैं, वहां से भी महिलाओं द्वारा फूल बरसाए जाते, ऊपर यहाँ गेट पर भी खड़े हो सकते थे। ये स्वागत सत्कार के कारण बड़ा गेट बनाया गया। तो अभी हम चल के अंदर देखेंगे राजा महल, जो 3 भाग में डिवाइड है, दीवाने आम, दीवाने खास और लिविंग सेक्शन। तो राजा महल फ्रेस्को वॉल पेंटिंग के लिए फेमस है, 500 ईयर्स ओल्ड फ्रेस्को पेंटिंग है इसमें। और फिर देखेंगे हम इसके बाद जहांगीर पैलेस, और जिस बिल्डिंग में आपको अभी टाइल्स नजर आ रहा है ये कहलाता शीश महल। तो इस डायनेस्टी के जो 13वें रूलर थे, 30 नंबर रूलर महाराजा उदय सिंह के द्वारा 1763 AD में ये कंस्ट्रक्टेड किया गया था एकांतवास के लिए, रॉयल गेस्ट हाउस के लिए, जो बाद में 1978 में मध्य प्रदेश टूरिज्म गवर्नमेंट ने इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 प्रकार के इसमें टाइल्स लगे हुए, ऊपर ब्लू लेपिस लेजोली, ग्रीन टर्पॉइज, सेमी प्रेशर स्टोन लाइक अ पर्शियन इन्फ्लुएंस। उस समय पूरी वॉल पर टाइल्स हुआ करते थे, धीमे धीमे प्लास्टर कमजोर होता गया, टाइल गिरते गए। पर अगर देखा जाए उज्बेकिस्तान समरकंद में इस टाइल का काफी यूज किया गया है। चले फोटो खींचते चलेंगे, यहाँ ग्रुप फोटो लेना होता है, ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं या ऊपर ले सकते हैं आप लोग। 500 ईयर्स ओल्ड है, सागवान की लकड़ी का बना है, टी वुड का, ओरछा का दक्षिण से फेमस है, काफी टी वुड है यहाँ। ज्यादा नहीं करके एक ही मील में निकालती। अब यहाँ पर एक फोटो लेंगे तो ये आपका पैलेस के साथ आ जाएगा। अच्छा जगह पर ये पैलेस के साथ आ जाएगा। हटना जरा। गाइड होंगे राजा महल के फर्स्ट सेक्शन दीवाने आम, इट मींस पब्लिक ऑडियंस हॉल, यूज्ड फॉर पब्लिक मीटिंग। अब आप देखिए कॉर्नर में यहाँ पर हायर प्लेटफॉर्म है जहाँ राजा बैठता था, लोअर प्लेटफॉर्म पे एडवाइजर मिनिस्टर या आम पब्लिक अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। पर आपने आगरा में देखा फतेहपुर सीकरी में सेंटर में सीट है और 9 एडवाइजर के लिए बैठने के लिए जगह बनी हुई, पर यहाँ पर ऐसा नहीं रखा गया, कॉर्नर में सीट रखी गई, इसलिए यहाँ पे कर्टन्स रखते थे। राजा का मानना यह था कि हो सकता कोई मिनिस्टर्स कमांडर उन मैटर्स में इन्वॉल्व हो
तो सिर्फ सामने फरियादी और राजा ही इन्वॉल्व हो और आम जनता, इसलिए उन्होंने कॉर्नर में सीट रखी क्योंकि वो भयमुक्त अपनी बात को कह सके। अब आप सीलिंग पे देखिए, ये नया है और ये अंदर इसको दिख रहा है व्हाइट पोर्शन के बाद ये दिख रहा है ओरिजिनल है। इसको बनाने के लिए थिन ब्रिक का पाउडर, जिसे लाहौरी ब्रिक कहा जाता है, उसका चूरमा बनाया जाता है, फिर लाइम और पानी के साथ एक टैंक में डाल दिया गया, फिर एक अलग से पॉट लिया, उसमें पानी, निश्चित परसेंटेज में गुड़, जैगरी, मोलेसेस और ब्लैक लेंटिल पाउडर, येलो लेंटिल पाउडर, मसूर दाल, उड़द की दाल, अलसी दाने, फ्लेक्सी पाउडर और मेथी दाने का परसेंटेज मिला के गुड़ एप्पल भी मिलाया जाता था गम के साथ और उस पानी को बॉयल करते थे। अब वो पानी ऐसे मान लीजिए 10 तसले का एक गान बनाया और 1 या 2 बाल्टी वो पानी डाल दिया टैंक में और 5 से 10 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया गया। आफ्टर फर्मेंटेशन वो जब रेडी हो गया मोटर प्लास्टर, उसका कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया, तो अंदर ग्रेनाइट रॉक और ब्रिक का यूज किया गया और 10 mm लेयर इसकी प्लास्टर की है आउटसाइड में और इसके ऊपर व्हाइट वॉश की गई, चने हुए चूने की पुताई की गई। फिर जिस जगह एक पेंटिंग बनानी होती थी, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को ये इटालियन वर्ड है, फ्रेश यानी ताजे प्लास्टर पर बनाया जाता है, गीले प्लास्टर पर, तो एक 4 to 6 mm लेयर बनाई जाती है। इसको पहले चूने को छाना जाता है, लाइम को, उसमें स्टोन मौजूद ना हो, फिर उसमें उड़द की धुली दाल का पाउडर, अलसी दाने का पाउडर और गम की परसेंटेज मिला के दही की कुछ परसेंटेज मिलाई जाती है। दही मिलाने के रीजन है कि उसमें क्रैक्स ना आए लाइम में और कलर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने रुआबजा, दही की लस्सी में एक बूंद रुआबजा डाल दे तो इसी तरह का आपका ग्लास हो जाता है, जो कलर यूज करोगे उनको पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसमें दही का परसेंटेज मिलाया जाता था। फिर उस प्लास्टर पर पेंटिंग ड्रॉ की जाती थी। इसके लिए स्टोन पाउडर और वेजिटेबल कलर यूज किया गया, जैसे रेड सैंडस्टोन पाउडर और हिबिस्कस फ्लावर पिगमेंट, गुड़हल के फूल का रस, ये 3D लेयर, जैसे 3D लेयर बनाया जाता है प्लास्टर का, एक लेयर किया, उसमें प्लास्टर के साथ कलर यूज किया, फिर से उसके ऊपर एक प्लास्टर की लेयर बनाई गई, फिर उस पर कलर किया गया। इस तरह से फ्रेस्को पेंटिंग बनाई जाती है। जो पेंटिंग हम ड्राई वॉल पर बनाते हैं उसको कहते हैं मिनिएचर वॉल पेंटिंग। सेम मटेरियल वेजिटेबल कलर है, स्टोन पाउडर, ये मोस्टली राजस्थान में पाई जाती है। और जिस पेंटिंग हम पेपर, लेदर, वुडन टेबल, मार्बल बनाते हैं उसको कहते हैं कागड़ा पेंटिंग। और अर्लियर टाइम की हमारी जो पेंटिंग वो कहलाती है रॉक पेंटिंग। भीमबेटका मध्य प्रदेश, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, और कैनावास तो पेपर पर जो पेंटिंग बनती है उसको कहा जाता है मधुबनी आर्ट और गॉड टाइप आर्ट। आप इसमें देखिए 2 प्रकार की आपको पेंटिंग नजर आ रही है, फ्लावर लीफ डिजाइन आर्ट, मुस्लिम स्टाइल पेंटिंग एंड एनिमल फिगर आर्ट, हिंदू स्टाइल पेंटिंग। तो कुछ मुस्लिम आर्टिस्टों ने भी वर्क किया है, कुछ पेंटिंग अकबर के पीरियड में भी, कुछ जहांगीर के एरा में पेंटिंग कार्य हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ के जो अंतिम शासक थे महाराजा विक्रमजीत सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी 1783 में ओरछा से टीकमगढ़ शिफ्ट कर ली और 1812 में अंग्रेजों से ट्रीटी कर ली। तो जब भारत आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सामने चुनौती थी 565 रियासतों को मिलाने की। तो 1 जनवरी 1948 को वो वीर सिंह महाराज द्वितीय से टीकमगढ़ के राजा से मिलते, प्रताप सिंह के बेटे से, उनसे कहा आपके पास 3 जगह है, गरकुंडा, ओरछा, टीकमगढ़, कोई एक जगह का आप पैलेस रख लीजिए। तो उन्होंने टीकमगढ़ का राजमहल पैलेस और वहां एग्रीकल्चर लैंड और 56 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अपने पास रखी। तो ओरछा में उनका बुंदेलखंड रिवर साइड बना उस जगह पर और साइन करके पूरा इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया। फिर इसके बाद आपका 1 जनवरी 1950 को बना बिंद प्रदेश। तो टीकमगढ़ से राजधानी बुंदेलखंड की कहां शिफ्ट हो गई? रीवा। तो जहां ये बिंद प्रदेश हुआ इसके बाद तो रीवा कैपिटल हुई। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, तब 22 तहसील बुंदेलखंड की यूपी में मर्ज हुई, तब यूपी राज्य बना। फिर बाद में मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, तो राजधानी रीवा से भोपाल शिफ्ट हुई। तो यहाँ पर 1956 से 78 तक सेशन कोड चलाए गए सेक्शन में। इसके दूसरे सेक्शन में सब डिस्ट्रिक्ट तहसील चलाई गई। तो ये मजिस्ट्रेट के समय में शायद हो सकता है गार्टर लगाए गए हो फेल पर्पज के लिए। ये बाद के लेटर ऐड है जो आयरन गार्टर दिख रहा है आपको, ये बाद का काम है। तो ज्यादातर पेंटिंग इस सेक्शन में खराब होने का रीजन था ये सीपेज, क्रैक आ गया सीलिंग पर, तो उसका पानी अंदर आता गया, ये खराब होती गई। कोविड के पहले तो ऊपर 3 माले गिर गए, तो फिर से रिपेयर हुई सीलिंग। अंदर के तीसरे भाग में बहुत सुंदर पेंटिंग है। यहाँ तो क्या ऊपर खुला टेरेस है, यहाँ पानी जाता रहा, पर उसमें कमरे हैं जहाँ पेंटिंग सुरक्षित है आदमी। अब यहाँ पे फोटो देखा तो ये देखिए, ये मंदिर, ये वॉल बाद का कंस्ट्रक्टेड है। मजिस्ट्रेट के समय जब यहाँ पे सेशन कोर्ट लगाया जाता था, सेशन कोर्ट इसी में यहाँ हमारे पास पहले बिल्डिंग नहीं थी। अधिकारी लोग 3rd सेक्शन में निवास रहते थे, जहांगीर महल में बीटीआई कॉलेज के स्टूडेंट रहते थे, यहाँ पुलिस स्टेशन चलाया जाता था, पहले रहा यहाँ बीटीआई कॉलेज। तो ये मंदिर, ये वॉल बाद में बनाई गई। उस समय राजा महाराजा एलिफेंट से आया करते थे। और ऊपर आप देखिए, ये आप देखिए लेटेस्ट वर्क है, जाली दिख रही है आपको स्टोन की, लुक्स लाइक अ वुड एंड मेटल। हाँ, पत्थर की जाली है, रेड सैंडस्टोन की। ये साइंटिफिक रीजन है इसका, थ्योरम ऑफ द फिजिक्स, बेंचुरी मीटर सिस्टम। इटली के जो वैज्ञानिक थे सर बेंचुरी ने हवा का दबाव का सिद्धांत डिस्कवर किया था। लंबी दूरी तक हवा को हम तीव्र गति से भेज सकते हैं, और जब कोई एक लेटेस्ट वर्क या किसी अन्य जगह से टकराएगी, टकराने के बाद कन्वर्ट इनटू कूल विंड एंड ब्लोइंग फास्ट।
तो बेंचनी मीटर सिस्टम वो बर्नौली प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो जयपुर का हवा महल इसी कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। जितने भी हमारे पुराने महल आप पैलेस देखोगे सब में क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है। और जब फतेहपुर सीकरी में रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ तो जिस जगह जो पत्थर मौजूद रहे वो शिल्पकारों के द्वारा उस पत्थर की जाली बनाना प्रारंभ की। नहीं तो हमारे यहाँ पहले ब्रिज जाली मिलती थी। आप देखिए वॉल में कहीं कहीं आपको होल नजर आ रहा है, ये कहलाते हैं स्कैप फोल्डिंग। तो कभी रिपेयर वर्क करना हो बिल्डिंग का या उसका क्लीन करना हो तो आज भी आप वॉल पर देखिए काफी होल बने हुए हैं, इसलिए वो आज भी पाए जाते हैं। ये गेस्ट के लिए माने गार्ड्स के लिए रूम होता था। और आप देखिए ये महल पूरा वास्तुशास्त्र पे आधारित है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जितने भी हिंदू टेंपल पैलेस होंगे इनके मुख्य द्वार फेसिंग ईस्ट एंड नॉर्थ। तो नॉर्थ में धन के देवता कुबेर, एंटर प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस। हिमालय की पोजीशन भी नॉर्थ है तो ठंडी हवा नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करती है। और ईस्ट में इंद्रदेव की पोजीशन होती है। पर सनराइज में पूरे डे विटामिन डी होता है, पर अर्ली मॉर्निंग लेस अल्ट्रावायलेट किरण यूवी रेज होती है। जो विंटर में हमें सबसे ज्यादा विटामिन डी की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारी अकड़न को दूर करता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपके बॉडी में सुस्तन हो यानी सुस्ती सी आएगी आपको। तो ज्यादातर हमारे पुराने घरों के चबूतरे ड्योढ़ी मिलती है घर के आगे, इसलिए ये पॉजिटिव एनर्जी इसी को कहा गया। साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में गेट नहीं रखा जाता है। साउथ में मृत्यु के देवता यम, नेगेटिव एनर्जी एंटर इन अवर हाउसेस। और अग्निदेव की पोजीशन भी क्या है साउथ, तो हॉट वेव साउथ टू नॉर्थ की ओर मूव करती है। पश्चिम में वायुदेव की सीट है और मक्का मदीना की पोजीशन भी बेस्ट। तो ज्यादातर मॉस्क की पोजीशन कहाँ होगी, पश्चिम की ओर। इन इंडिया वेस्ट टुवर्ड्स मक्का, अदर कंट्री ईस्ट टुवर्ड्स मक्का। और वायुदेव की सीटें पछवावा इसी डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए गेट नहीं रखा जाता है। 4 स्पेशल रूम रखे जाते हैं वास्तुशास्त्र अनुसार, आधा ईस्ट एंड नॉर्थ। तो ईस्ट नॉर्थ ये कहलाता है ईशान कोण, इस डायरेक्शन में रखा जाता है प्रेयर रूम। और आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाता है वायु कोण, इस डायरेक्शन में रखा जाता है बेडरूम और आप ट्रेजरी। ज्यादातर हमारे तलघर मिलेंगे महलों में। और आपका बेस्ट साउथ डायरेक्शन में नैतन कोण कहलाता है, इस डायरेक्शन में बेडरूम एंड टॉयलेट्स रखे जाते हैं। एंड हाफ साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या आता है आपका अग्नि कोण, इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको रसोई। सेंटर में कभी जीना टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ब्रह्म का स्थान होता है क्योंकि पृथ्वी क्या है गोल है। तो जिस जगह खड़े वही सेंटर बिंदु। जब हम प्लॉट खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो उसकी साइज के अकॉर्डिंगली हम सेंटर बिंदु निकालते हैं। अगर वो रेक्टेंगुलर प्लान में आयताकार है तो उसका बिंदु निकलेगा, या वर्गाकार है या ट्रेंगुलर। इसलिए सेंटर में कभी जीना टॉयलेट नहीं रखा जाता है। अब आप लोगों ने शिवलिंग देखा, इसकी देखिए अलग अलग थ्योरी है। तो जब कभी शिवलिंग की स्थापना होती है तो इसका जो नीचे का भाग होता है स्क्वायर बना जाता है, चतुष्कोण। तो 4 मुख होते हैं ब्रह्मा के और उसके नीचे 9 होल किए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बॉटम में विराजमान होते हैं। 9 होल मतलब 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा जी यूनिवर्स के गॉड है। फिर बीच में जो भाग होता है वो स्थिर पार्ट होता है। किसी आप शिवलिंग में देखना ऑक्टोगोनल फॉर्म मिलेगा। तो स्थिर पार्ट होता है जब विष्णु जी विराजमान होते हैं। और टॉप पार्ट ये क्या है, इन्फिनिटी, जहाँ शिव जी विराजमान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये राउंडेड पार्ट ये क्या है, गैलेक्सी, आकाश गंगा मंदाकिनी। और जो धार्मिक थ्योरी दूसरी है भृगुऋषि वाली, वो सभी जानते हैं। जब वो शिव पार्वती को ग्रीटिंग करने जाते हैं हिमालय पे, जब उन्होंने इस फॉर्म को देखा तो ये फॉर्म बाद में डेवलप की। लाना नहीं है बस हाँ, आप इसकी ओर लाइए पहले से महल की ओर। यहाँ मैं राम जी की स्टोरी बता दूं? इधर खड़ा हो जाऊंगा ना, सेंटर पड़ेगा। यहाँ बैठ जाइए कुछ लोग। राम जी अभी जाने दो। यहाँ के जो तीसरे महाराजा हैं मधुकर बुंदेला की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो ये जो तीसरे महाराज थे इनकी 6 वाइफ थी। इनका पीरियड था 1554 till 1592। तो इनकी पहली वाइफ थी, उनका नाम था गणेश कुंवरी। ये भगवान राम की अनन्य आराध्य थी और महाराजा मधुकर बुंदेला भगवान कृष्ण के ग्रेट डिवोटी थे। तो एक बार महाराजा मधुकर बुंदेला ने रानी गणेश कुंवरी से कहा चलो मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण के दर्शन कराएं। पर उसी समय रानी ने कहा महाराज हम कई बार मथुरा वृंदावन जा चुके, क्यों ना इस बार अयोध्या चलें, भगवान के जन्म का समय नजदीक है। तो राजा को ऐसा लगा इनके द्वारा मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। तो उन्होंने कहा रानी आपको अपनी भक्ति सिद्ध करके दिखानी होगी। तो उन्होंने कहा किस प्रकार महाराज? यदि आप अपने आराध्य भगवान राम को यहाँ ला पाए, किसी भी रूप में ला सकी तभी आप अनन्य उपासक को, अन्यथा नहीं। तो रानी यहाँ से अयोध्या गई और सरयू नदी के किनारे बैठ करके भगवान की आराधना करने लगी। महीनों
उन्होंने तपस्या की पर भगवान प्रकट नहीं हुए, तो मनी मन वो सोचती हूँ बगैर आपके तो ओरछा जा नहीं सकती हूँ, क्यों ना इसी सरयू नदी में जल समाधि ले लूँ। जैसे नदी में डाइव लगाई, 1 डुबकी 2 डुबकी, तीसरी डुबकी में भगवान बालक अवस्था में प्रकट हुए बाल रूप में। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं राम हूँ, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा भगवान आप मेरे साथ मेरे राज ओरछा चलिए, मेरी विनय प्रार्थना है। जो बाल रूप में भगवान थे उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ ओरछा चलूंगा, पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। तो पहली कंडीशन ये थी कि यात्रा प्रारंभ होगी अयोध्या से ओरछा तक साधु संतों के साथ मूर्ति के रूप में। ये फर्स्ट कंडीशन थी, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी यात्रा प्रारंभ होगी महीने में 1 दिन, वो दिन कहलाता पुष्य नक्षत्र। हिंदू कैलेंडर में 27 डेज होते हैं, जो 27वां दिन होता है उसी दिन यात्रा होगी, वही पुष्य नक्षत्र होता है। और 26 दिन विश्राम, फिर अगला दिन आएगा महीने का, फिर अगले दिन यात्रा, ऐसे ही करके चलेंगे। और दिवस बसेरा ओरछा, रात्रि विश्राम अयोध्या, यानी दिन में मैं ओरछा वास करूंगा, रात्रि में अयोध्या। ये सेकंड कंडीशन थी। और तीसरी शर्त ये थी जिस जगह मेरी प्रतिमा एक बार किसी इमारत में विराजमान कर दी जाएगी, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगी, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा, या तो आपके पतिदेव या मेरी प्रतिमा। जब तीनों शर्तें मान ली, जो भगवान बालक अवस्था में थे विलीन हो गए, किसे पैर होगा उनकी गोदी में प्रतिमा दिखाई दी। अब ये तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड, किंवदंती के अनुसार माउथ टू माउथ सुनते आ रहे, हमारे पास कोई के पास इसका किसी के पास प्रमाण नहीं है। पर ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाता है, जब बाबर का शासन काल था तो उनका सिपेसलार मीर बाकी खां जब अयोध्या पहुंचते तो वहां बताया जाता है जब मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो रामकोटी मंदिर था, तो वहाँ ये या तो इनके द्वारा मूर्ति तोड़ दी गई, सॉरी मंदिर को, या साधु संतों के द्वारा मूर्ति रिवर में विसर्जन कर दी गई। किसी के पास कोई इसका प्रमाण भी नहीं है। तो राजा रानी के बीच में जब इसके भी आर्गुमेंट हुआ अपने अपने भगवान को सर्वोपरि बताने के लिए, तो रानी यहाँ से अयोध्या गई तो उन्होंने देखा सब कुछ टूटा था, कुछ था नहीं वहाँ। तो तुई के बगैर राम के तो मैं ओरछा जा नहीं सकती हूँ। तो नदी में डाइव लगाई, वो दिन था पुष्य नक्षत्र, और नदी में बहते हुए मूर्ति से टकरा गई। जब उनको मूर्ति मिली तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसी दिन अयोध्या से ओरछा तक चलेंगे। तो 300 बैलगाड़ियों का अरेंजमेंट कराया, साधु संतों को बैलगाड़ी पे बिठाला, गोदी में भगवान की प्रतिमा रखकर स्वयं बैलगाड़ी पे विराजमान हो गई और अयोध्या से ओरछा के लिए यात्रा प्रारंभ की। तो महाराजा मधुकर बुंदेला को मैसेज भेजा गया, मैं राम जी की प्रतिमा ला रही हूँ, उनके लिए भव्य मंदिर बनाइए। जो राजा राम मंदिर से लगा हुआ आपने चतुर्भुज मंदिर देखा है, वो 1574 AD में 1574 में महाराजा मधुकर बुंदेला के द्वारा उसका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ किया। तो निर्माण कार्य के दौरान 1578 में 1578 में अकबर की आर्मी के द्वारा ओरछा पर अटैक कर दिया। तो मधुकर बुंदेला के एक बेटे होरल देव की लड़ाई में डेथ हुई। जब बेटे की डेथ हो गई तो मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया और रानी को अयोध्या से ओरछा तक आने में 8 माह 27 दिन लगे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, लगभग 9 मंथ वर्तमान कैलेंडर अनुसार। जब देखा तो मंदिर का गर्भगृह रेडी नहीं था। तो जो रानी महल दूसरे महाराज के द्वारा बनाया गया था, रसोई में भगवान की मूर्ति अस्थायी रूप से रख दी गई, और रसोई घर का सबसे प्योर भाग होता है। तो जब वहां मूर्ति रख दी गई, 1-1.5 वर्ष के बाद उसका गर्भगृह रेडी हुआ चतुर्भुज मंदिर का, तब राजा रानी ने आपस में पुनः डिस्कशन करा। स्वप्न में आते इनको तीसरी शर्त याद दिलाई कि जहां मैं बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा। इसके बाद फिर रानी महल को ही राजा राम मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। उस समय तोप से सलामी दी जाने लगी और इंदिरा जी के समय तक 4 केसर गार्ड ने सलामी दी है, और ब्रिटिश टाइम में 15 राइफल सलामी ओरछा को लगता था। अभी 5 पहर गार्ड ऑफ ऑनर लगता है। सुबह मंदिर 8 बजे खुलेगा, तब 8 बजे सलूट होगा, और 12 बजे उनको चिक डल जाएगी, पर्दा डल जाती है। फिर 12:30 बजे वो खुलता है गेट, पर्दा खुलती है, भोग लगता है भगवान को, तब सलूट दिया जाता है। और 1 o'clock फिर से एक बार गार्ड ऑफ ऑनर होगा। फिर मंदिर बंद रहेगा, शाम को 8 बजे पुनः खुलेगा, 8 बजे फिर से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और 10:30 पे श्यान आरती होती है। प्रसाद की प्लेट, उनके चरणों में जो दीपक रखा होता है, वो पाताल जी हनुमान जी तक लोग गाते बजाते आरती लाते, प्रसाद लगता है हनुमान जी को, वो आरती वहां रखी जाती है। उस आरती को लेकर के हनुमान जी अयोध्या चले जाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है, धारणा है। तो महाकवि केशवदास जी रीतिकालीन कवि हुए, इन्हें कवियों का प्रेत कहा गया कठिन काव्य होने के कारण। इन्होंने रामचंद्र का में भगवान राम के लिए दोहा लिखा है, जग व्यापक राजा राम के 2 निज निवास खास, दिवस बसेरा ओरछा रात्रि विश्राम अयोध्या। तो जग में भगवान राम के 2 निवास हैं खास, एक अयोध्या एक ओरछा। तो ओरछा राम जी की दूसरी अयोध्या कहलाती है। अयोध्या में भगवान को रामलला कहते हैं, यहाँ राजा राम, क्योंकि जब वो वनवास जा रहे थे तो माँ कौशल्या से मिलने गए, तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपके बगैर जीवित कैसे रहूं। तो उन्होंने मूर्ति दी थी कि माँ आप जब इस मूर्ति के सामने नित्य भोजन की प्लेट रखोगे तो मैं आपके सामने बाल रूप में प्रकट होऊंगा। इसलिए अयोध्या में भगवान को बाल रूप में पूजा जाता भगवान को। तो रामलला कहते हैं यहाँ राजा राम। तो यहाँ की जो मूर्ति बनी वो कसौटी पत्थर, टच स्टोन, सुनार के यहाँ गोल्ड स्मिथ क्या ये पत्थर पाया जाता है। जब सोने को बेचते तो प्योरिटी चेक करने के लिए रब किया जाता है। पहले सिर्फ ब्लैक कलर की जो मूर्ति देखी वो ओरिजिनल वही मूर्ति थी। तो रूम में आपने देखा हनुमान जी, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, नरसिंह भगवान, सुग्रीव जी, फिर अन्य मूर्तियां बाद में रखी गई। फिर यहाँ पे वीर सिंह महाराज के द्वारा 22 टेम्पल बनाए गए थे। जब मूर्तियां चोरी हुई चतुर्भुज मंदिर से, तो वीर सिंह महाराज के द्वारा 1605 से 27 के बीच में चतुर्भुज मंदिर कंप्लीट किया गया और 4 अष्टधातु की मूर्ति रखी थी। उसमें विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण और 1.25 मन सोने का कलश, 11 किलो का सुदर्शन चक्र। तो बताया जाते हैं 70-72 के आसपास चोरी हो गए थे। तो सारे अन्य मंदिरों की प्रतिमाएं कलेक्ट करके राजा राम मंदिर में रख दी गई सुरक्षा की दृष्टि से। तो वो अभी मूर्तियां उसी में मंदिर में हैं। चले मंदिर देख। Ini berani mau gitu.
खास मीन्स प्राइवेट स्पेशल। आउटसाइड में दीवान है आम का, जो आम पब्लिक के लिए था। आप देखिए राइट साइड में कुछ मीटिंग रूम नजर आ रहा है। ऊपर आप देखिए फुल ऑफ डेकोरेटेड है। ये मिडिवल पीरियड की पेंटिंग है, जहांगीर के era की पेंटिंग है। तो जहांगीर खुद एक आर्ट प्रेमी था, आर्टिस्ट था। तो जहाँ उसके रिलेशनशिप अच्छे थे हिंदू राजाओं से, वहां उसके आर्टिस्ट गए, उन्होंने पेंटिंग वहां डेवलप की। नीचे देखिए आपको दो बड़े रूम बने हुए, एक्सीलेंट वेंटिलेशन दिख रहा है आपको। ये प्रकाश और हवा के लिए यूज किए जाते थे। और वो स्टेप्स हैं और उसी के पास एक छोटा सा टैंक दिख रहा है कोर्टयार्ड में। जब मीटिंग ली जाती थी उस रूम में तो उस समय उसमें पानी भरा जाता था, ऐड की जाती थी इधर परफ्यूम, जिससे मेकअप गुड एनवायरनमेंट। इस तरह एक स्टेज है मीटिंग के लिए और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए। उस समय सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट क्या था? म्यूजिक एंड डांस। उनके जो दरबार की नृत्यां थी उनको बुलाया जाता था, वो आकर के हायर प्लेटफॉर्म पर डांस परफॉर्म करती थी, लोअर प्लेटफॉर्म पर संगीतकार म्यूजिक बजाते थे। इन गैलरियों में गेस्ट बैठा करते थे और अपर स्टोरी पर रानियां बैठती थी। नोबडी कुड सी इनसाइड, दे कुड सी आउटसाइड। इसमें तो बेल सिस्टम, पर्दा सिस्टम। अगर आप देखें गुप्ता पीरियड, अशोका पीरियड, इवन खजुराहो, आप कोई भी आइकॉनोग्राफी कोई भी वुमेन स्टैचू देखोगे इसमें फेस कवर्ड वुमेन नहीं दर्शाएगी। इट मींस वी वर ओपन माइंडेड, वी हैव ओपन कल्चर। अफगानों के आने के बाद हमारे यहाँ पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई। आप देखिए अंडर द लॉट ऑफ मेटल रिंग्स, तो ये सभी रिंग्स कैनोपी टेंट पर्पज के लिए भी यूज किया जाता था। इस तरह भी किचन थी, वहाँ पे कुकिंग की जाती, ऊपर एक बड़ा हॉल बना हुआ ऊपर, तो लकड़ी का सेट, मिट्टी के टाइल्स गले होते थे ऊपर। और कभी राजा चाहे तो भोजन गेस्ट के साथ ऊपर टेरेस में या फैमिली के साथ कर सकते थे। यदि राजा को भोजन टेरेस पर नहीं करना होता था तो लेफ्ट साइड में डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल पर भोजन उनको सर्व किया जाता था। और अभी ये सेंट्रल बना है, सिटिंग रूम है, ड्राइंग रूम। तो आजादी के बाद यहाँ पे तहसील चलाई गई, तो उस समय ये गेट बाद में लगाए गए, न्यू गेट है। तो फाइल रिकॉर्ड्स रखने के लिए एक साइड में मजिस्ट्रेट बैठा करते थे रूम में, वन साइड तहसीलदार। तो यहाँ पे बीटीआई कॉलेज की क्लास लगती थी इस रूम में। ये सब 1978 तक रहा। यहाँ से फिर जिला बन गया था टीकमगढ़, तो सारा यहाँ से टीकमगढ़ सब हो गए थे। वो जहांगीर वाले में रेस्टोरेंट। अब जिसको फोटो लेना होता है सिटिंग रूम, इसको कहा जाता है बारादरी। जिस कमरे में 12 डोर उसको कहते हैं बारादरी। लेफ्ट साइड में डाइनिंग रूम और स्टोर रूम, राइट साइड में यहाँ देखिए मेड सर्वेंट लेडी के लिए रूम हुआ करता था। इस रूम में देखिए मेटल की रिंग नजर आ रही है, कर्टन्स पर्दे के लिए यूज की जाती थी। सीलिंग पर आप देखिए सेंटर में जो मेटल रिंग है, यहाँ एक बड़ा हैमर बेड होता था, झूले वाला बेड, स्विंग बेड। ये बैक साइड में वाटर टैंक, इसमें पानी भरा जाता था, इनको परफ्यूम। सीलिंग पर मैनुअल फैन, जैसे पंखा वाला कहा जाता, रस्सी से दांतों के द्वारा पुल किया जाता था पेट को। तो दिस रूम यूज्ड टू इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद जर्नल्स, रिसीव द गेस्ट एज वेल। ये सब पर्सन स्टार कार्पेट पेंटिंग है, 17वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। याद करने की जरूरत है। सेम होटल और रस्सी से बांध के रखा हुआ था आर्कियोलॉजी वालों ने। हम लोगों ने कई बार लिखा कमिश्नर तक, और जब एक दिन रात को गिराई को दिन में गिरता तो इसमें 2-4-10 टूरिस्ट मर जाते। प्रैक्टिकल होने के बाद भी बनवाया, ऊपर गिर गया फिर डला रहा। देखिए ये राजा महल का थर्ड सेक्शन है, लिविंग अपार्टमेंट। तीसरे महाराजा मधुकर बुंदेला की 6 वाइफ थी। तो पहले देखिए काफी यानी अधिक वाइफ होने का रीजन था मेक अलायंस पॉलिसी। पड़ोसी राजाओं से मैत्रीपूर्ण रिश्ते बने रहे, एक दूसरे के प्रति सेफ्टी बनी रहे और सुरक्षा की दृष्टि से वो आर्मी उनको हेल्प करती थी। सेंटर में जो रूम है वो राजा का बेडरूम, 3 रूम लेफ्ट साइड, 1 2 3, सेम अदर साइड 1 2 एंड 3। और जो ऊपर आप टेरेस देख रहे हैं, आपने देखा स्लाइस कैट, कटरीना कैफ का आम सूत्र, वो इसी रूम से स्टार्टिंग सीन लिया गया था। फिर ये सीन काट दिया गया यहाँ का। इधर स्टेज का सीन है, पर नदी के घाट पर चुन्नट से वो प्लास्टिक के आम बांधे गए थे, ट्री से वो गिराए गए। और रावण फिल्म की शूटिंग ओरछा में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय। और लास्ट सितंबर में पोनियन सेल्वन तेलुगु मूवी, जो वेलकम डोर के पास जहाँ गेट रखा हुआ वहां सीन लिया गया था पूरा ब्रिज पर। कार्तिक आर्यन, तिशा मणिरत्नम डायरेक्टर। और अभी KD2 वेब सीरीज की शूटिंग हुई 22 दिसंबर तक। अभिषेक बच्चन 15 डेज रहा ओरछा में, आसपास के गांव में। ओरछा में घाट पर कुंभ मेला का सीन लिया गया। और एक 2010 में हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई थी सिंगुलैरिटी, जिसमें बिपाशा बासु समय 1.5 माह ओरछा में रही और अमेरिकन एक्टर जो सार्नेट।
तो देखिए इस रूम में विष्णु के 10 अवतार की पेंटिंग बनी है। तो वेदों के अनुसार हमारे समय को 4 एरा में डिवाइड किया गया। 64 लाख वर्ष पहले था सतयुग, ट्रुथ एरा। 32 लाख वर्ष पश्चात आया त्रेता युग, जिसमें राम जी हुए, 7 अवतार हुए। और 16 लाख वर्ष पश्चात द्वापर युग हुआ, इसमें कृष्ण हुए। और 8 लाख जो करंट में टाइम चल रहा कलयुग। फिर 4,32,000 हुए तो हुआ सतयुग होगा। पर विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के 10 अवतार दर्शाए गए। तो सभी को लगभग पता है 10 अवतार। मत्स्य अवतार, फिश, टर्टल, कुर्मा हो गया, बरा, नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम, राम जी, कृष्ण और बुद्धा। तो बुद्धिज्म के अनुसार बुद्धा विष्णु का 9वां अवतार नहीं है। हिंदुओं के अनुसार बुद्धा 9वां अवतार है। लेस देन 1% बुद्धिस्ट पीपल इन इंडिया। तो बुद्धिस्ट बिलीव नहीं करते, पर हिंदू लोग बिलीव करते हैं। और 10वां अवतार कल्कि, विच विल कम इन फ्यूचर। इनका जन्म होगा संबल ब्लेज, 8500 दिव्य वर्ष, 8,500 वर्ष का अंतराल बताया गया है। आई एम नॉट श्योर, जो बुक में डिफरेंट डेट दर्शाई, कुछ लोग 4 लाख कुछ बताते हैं। तो अभी 4,500 वर्ष हो चुके, 4,000 वर्ष बाकी है। पर मेरे अनुसार, ये साइंस के अनुसार, these reincarnation represent Darwin theory. A famous scientist Charles Darwin gave a Darwin theory 1813 AD. 1813 में उन्होंने थ्योरी दी थी। जल से थल की ओर जीव का विकास दर्शाया गया। तो सबसे पहले जल में जीव बना था, यानी कोइसरवेट सेल बनी थी, जिससे पहला जीव बना था वायरस। फिर एक कोष के जीव अमीबा, पैरामीशियम, फिर बहु कोष के जीव बने। फिर सिंबोलाइजिंग प्रोटोप्लाज्म एरा, टर्टल सिंबोलाइजिंग एम्फीबियन एरा, यानी जल और थल में निवास करने वाले जीव। फिर रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद मेमल्स, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती, बच्चों को जन्म देते हुए मेमल्स आ गए, स्तनधारी प्राणी। तो एक तरह से आधा पिग, आधा लायन, आधा एनिमल और आधा ह्यूमन, इनके बीच की लिंक को दर्शाया गया। जैसे शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग जो पक्षी है, ऑस्ट्रिच, चलने वाले और उड़ने वाले जीव के बीच की कड़ी है। ऐसे ही हमारे एक तरह से प्रमाण है। हमारे 4 फादर मंकी, तो हम छोटे हुए, हमारा खाना बदोश जीवन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाना। इसके बाद परशुराम जी रिप्रेजेंट मेटल एरा, धातु युग को दर्शा रहा है। फिर रूलिंग एरा आया, समूह में लोग रहने लगे, रूलिंग एरा स्टार्ट हुआ, तो रिप्रेजेंट राम जी। एंड कृष्ण रिप्रेजेंट फार्मिंग एरा, एग्रीकल्चर एरा। बलराम जी हल्ली है, कृष्ण कैटल चरवाहा। और बुद्धा टीचर्स योगा मेडिटेशन फॉर अस। तो हम इसको भी अपनी ब्रीफिंग में, साइट सीइंग में जोड़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। ये 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग है। तो ये सामने वाले किंग्स बेडरूम और इस रूम में सुरक्षित है सभी में सेम। ये बुंदेली स्टाइल पेंटिंग कहलाती है। बुंदेला रूलर के जो भी सब्जेक्ट रहे, इपिक स्टोरी, धार्मिक पौराणिक कथाओं पर आधारित पेंटिंग रही। अब आप देख लिए गेट के ऊपर से मत्स्य अवतार है स्टार्टिंग। या जाना चाहे इस रूम में भी देख सकते हैं, इसमें सभी में सेम है। सेव है सर, इधर कुछ नहीं है। हम लोग आ चुके जहांगीर महल में। तो यहाँ के जो तीसरे महाराजा थे मधुकर बुंदेला, उनकी 6 वाइफ थी तो 8 बेटे हुए। ओरछा उस समय 22 जागीर में डिवाइड था, 22 प्रिंसली स्टेट। इनकी मृत्यु उपरांत इनके सबसे बड़े बेटे राम सिंह ओरछा के 4th नंबर रूलर हुए, जिनका पीरियड था 1592 till 1605, जो बुंदेला डायनेस्टी के सबसे कमजोर शासक हुए। अकबर ने इनको कूटनीति के तहत ड्रग एडिक्ट बना दिया था। तो ज्यादातर ये आगरा में पड़े रहते थे, तो अपने छोटे भाई मिर्जीत को ओरछा की राजगद्दी देख रेख के उद्देश्य से चले जाते थे देख करके। पर उसी समय इनके जो सबसे छोटे भाई थे वीर सिंह, ये बरौनी के जागीरदार थे।
करौनी पड़ता दतिया और ग्वालियर के बीच में। तो सबसे छोटी जागीर मिली हुई थी इनको। तो जब जहांगीर और अकबर के बीच वाद हुआ नूर जहां को लेकर के, जिसे मेहरुन्निसा कहा जाता है, तो अकबर के एक छोटे से मुलाजिम ग्यासी बेग की बेटी थी। तो अकबर को मंजूर नहीं था कि मेरा बेटा सलीम इस फैमिली में रिलेशनशिप रखे। तो अकबर ने उसकी शादी करा दी थी शेर अफगान, जो अफगानी सरदार था जिसने शेर मारा था, इसलिए उसको शेर अफगान कहा गया और उसको बंगाल का कमांडर नियुक्त कर दिया गया था। तो बताया जाता है कि जब वो लड़ाई में मारा गया तो वर्धमान जगह जो कलकत्ता के पास, वहाँ जहांगीर का हाथ था उसको मरवाने में। तो ये नूर जहाँ विडो हो जाती है। तो जहांगीर को उसी समय राजगद्दी मिली हुई थी प्रयाग इलाहाबाद की, और उसी समय ये निकाय कर लेता नूरजहां से, विडो लेडी से। तो दोनों अकबर के खिलाफ बगावत कर देते हैं। अकबर वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिज सन, अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाखुश हो जाता है। तो उसके जो नौरत्नों में से एक था शेख अबुल फजल, एक लाइन में आ जाते बात बात में MDS, इसमें सारे नौरत्न आ जाते हैं। तो वो डेक्कन में था। तो इमीडिएटली पत्र लिखा गया कि आगरा आओ और सेना ले जाकर के जहांगीर को जिंदा मुर्दा अरेस्ट करो। जब ये सूचना जहांगीर को प्राप्त हुई, जहांगीर ने वीर सिंह महाराज को इलाहाबाद में बुलवाया, इनसे भेंटवार्ता की और इनसे हेल्प ली अबुल फजल को मारने में। तो जैसे अबुल फजल डेक्कन से लौट रहा था, नरवर से ग्वालियर के रास्ते में था, तो जो आखिरी स्टेशन एट प्रेजेंट टाइम ग्वालियर के पास, तो नवाज के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया और उसका सर कलम करके जहांगीर को उसका हेड गिफ्ट किया गया अबुल फजल का। तो वीर सिंह के हाथ एक बड़ा खजाना लगा था। इसके बाद फिर ये वीर सिंह ने जिनका हेड गिफ्ट कराया जहांगीर को, चंपत राय मंत्री ले जाकर के उन्होंने दिया था। तो जहांगीर और वीर सिंह बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, जब अच्छे मित्र बन गए। 1605 में अकबर की डेथ हुई, भारत का चौथा बादशाह बना जहांगीर। उसी समय ओरछा का राजा राम सिंह को हटा करके वीर सिंह को बनवाया गया। तो वीर सिंह को पहले जहांगीर ने कैद कर लिया था अकबर के फेवर वाले होने के कारण, पर वीर सिंह के कहने को 1607 में उनकी कैद से रिलीज किया गया, चंदेरी शासन में दिया गया राम सिंह को। तो इनके पिता के द्वारा कुछ भाग इस महल का पहले ही बनाया गया था 1568 AD में। तो इस अधूरे महल का निर्माण कार्य उन्होंने आगे कार्य किया, तो उन्हें 22 वर्ष लगे इसको बनाने में। तो 22 वर्ष पश्चात जब महल कंप्लीट हो गया तो अपने बेटे के राजत्व के लिए इस महल का यूज किया। उस समय कई राजा को बुलाया, सेम टाइम जहांगीर को बुलाया गया था। जब जहांगीर आया उसने कोरोनेशन फंक्शन अरेंज किया, अटेंड किया। उस दौरान का बहुत सुंदर इमारत बनाई वीर सिंह आपने। तो ऐसा कहते ही वीर सिंह महाराज ने महल इसको गिफ्ट कर दिया। तो हिंदू कल्चर के अनुसार गिफ्ट की हुई वस्तु द्वारा उपयोग नहीं की जाती। इसको किसी भी हिंदू राजा ने इस महल को रेजिडेंशियल पर्पज में यूज नहीं किया, एज ए रॉयल गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया गया। पर राजा महल 1783 तक रेजिडेंशियल पर्पज में यूज हुआ है, इसलिए इस महल का नाम क्या पड़ गया, वीर सिंह महल की बजाय जहांगीर पैलेस। तो 4 महल बनाए थे उस समय, ग्वालियर, दतिया, ओरछा, चंदेरी। चंदेरी के पास जो है वो पंचमहल अभी डूबा हुआ है, डेम के बाढ़ डेम बन गया ना, तो पानी के अंडर रह गए। तो ये जब जहांगीर से जगह रुकता गया उस महल का नाम जहांगीर महल पड़ता गया। ग्वालियर में रुका था तो ग्वालियर में जहांगीर महल है, दतिया वो रुका नहीं था। तो दतिया का महल आज भी वीर सिंह महल के नाम से जाना जाता है, जो 1620 में बनाया गया, 1620 AD में। तो इंडिया का लार्जेस्ट पैलेस बताया जाता है दतिया को, सतकंडा महल है, इसी की तरह बना पर इससे बड़ा है। और यहाँ जहांगीर 1 नाइट स्पेंड की थी। इसके बाद नेक्स्ट डे वो यहाँ से चला गया आगरा, आगरा से लाहौर। लाहौर में जो ओपन ड्रग का सेवन एडिक्ट कर दिया गया, वो ड्रग एडिक्ट तो था, तो बीमार हो जाता है। फिर उसकी बाइक नूरजहां ले जाती है उसको कश्मीर, शायद ठंडे वेदर के कारण उसके हेल्थ में सुधार आया। तो कश्मीर के शालीमार गार्डन में उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ से उसकी बॉडी को ले जाकर के लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद फिर कोई मुगल एम्पर यहाँ आया नहीं, तो इस महल का फिर नाम पड़ गया जहांगीर महल। इस महल में 236 कमरे, 236 रूम, 100 रूम अंडरग्राउंड है, 136 रूम एबव। ये महल पूरा हिंदू और मुस्लिम शैली में बना हुआ है। हिंदू राजा के कहने पे जहांगीर ने 2 मुस्लिम आर्किटेक्ट भेजे थे, हिम्मा हमीर और ओरछा के हिंदू आर्किटेक्ट मोहन, इन तीनों के द्वारा पूरा महल बनाया गया। तो आप देखिए पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया है। सेंटर में आप देखिए वाटर पॉइंट यूज को डेकोरेशन, हर एक कॉर्नर में छोटे छोटे टैंक के कहलाते हैं जकूजी। इसमें क्ले पाइप है 6 इंची चारों ओर, और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कल्चर दिस वर्ड यूज को वजू, वजू दैट वाज द उर्दू वर्ड। तो मुस्लिम लोग नमाज ऊपर करने से पहले हाथ मुंह धोते, वजू करते। दे बिलीव देयर आर 4 वे गो फॉर द हेवंस और हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के घर जाने के 4 गुप्त रास्ते हैं। आप इसमें देखिए 3 इंडो आर्चेज, दैट वाज द बेडरूम वाइफ ऑफ जहांगीर। तो जब ग्वालियर से मैसेज मिला कि विद फैमिली ओरछा में स्टे करेंगे, ये लेटर भाग ऐड किया गया था कर्टन्स पर्पस के लिए, पर्दा लगाने के लिए। तुलसी ग्रह ओरिजिनल है, बाद में हनुमान जी की मूर्ति ऐड की गई लेटर में। जो कर्टन्स दिख रहा है वो बाद में मूर्ति ऐड की हुई है। ये स्टेप्स भी आप बाद में ऐड किए हुए दिख रहे हैं आपको, लेटर ऐड किए गए स्टेयर्स। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के आपको गेट नजर आ रहे हैं। हर एक सेंटर में हिंदू स्टाइल ऑफ गेट ऐसे कहा जाता है तोरण द्वार। तो 4 तोरण गेट है, 1 2 3 4। रेस्ट ऑफ द डोर आर इस्लामिक आर्किटेक्चर विद पॉइंटेड आर्च। ये कहलाती होगी आर्च जो इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाती है। इसमें आप देखिए आलो में छोटे छोटे लैंप है जो प्रकाश पर्पज के लिए यूज किए जाते थे। और आपको देखो एलिफेंट ब्रैकेट की एक सीरीज नजर आ रही है चारों। तो चारों तरफ 108 एलिफेंट ब्रैकेट बनी है। तो वन साइड 27 एलिफेंट ब्रैकेट है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर 27 जोडिक साइन इन 4 डायरेक्शन, 27 × 4 इक्वल टू 108। दिस इज द ऑस्पिशियस नंबर, लकी नंबर 42। ऊपर आप देखिए इसमें आपको स्टोन हुक्स दिख रहे हैं सभी जगह 5-7 फीट की डिस्टेंस पर। इसमें ऑयल टॉर्च लगती थी, मसाल और कैनोपी टेंट पर्पज के लिए भी यूज किए जाते थे। चारों ओर है, कई प्लास्टर दबे हुए कई बाहर है। इसमें आप देखिए 4 पिलर वॉच टावर है।
ये सभी कहलाती छतरियाँ, जो राजपूत शैली को दर्शाती है, राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर को दर्शाती। देखिए जब कोई एक शैली का प्रादुर्भाव होता है तो दूसरी शैली को उसको मिश्रण करके कल्चर को एक तरह से फ्यूजन किया गया। आप ऊपर देखिए इसमें 8 गुंबद है, 4 प्लेन डोम्स है, 4 डेकोरेटेड डोम है। हर एक कॉर्नर में उल्टे कमल के आकार का डोम है, टिपिकल हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लाइक अ इन्वर्टेड लोटस फ्लावर, लोटस सिंबल ऑफ ट्रुथ, ऑस्पिशियस एंड ब्यूटी, वी कॉल इन दी लैंग्वेज सत्यम शिवम सुंदरम। हर एक सेंटर में प्लेन डोम लाइक मॉस्क, इस्लामिक आर्किटेक्चर, बट वेरी टॉप आप देखिए लोटस फ्लावर एंड कलश, पार्ट ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, बहुत आर्किटेक्चर फ्यूजन देयर नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बट कहीं भी पहली बार डोम बनाया गया था पहली बार संसार में तो यरूशलेम इजराइल 691 AD, और उससे पहले गुम्बद पैटर्न हम भी जानते थे। अगर देखें हम सांची स्तूपा 23 BC में गुम्बद पैटर्न हमारे यहाँ भी बना हुआ है। तो 16 प्रकार के डोम्स होते हैं। तो समय ब्लू एंड ग्रीन टाइल्स का वर्क हुआ करता था, जहाँ आपको डिजाइन दिख रही है बॉर्डर्स पर, कहीं कहीं अभी टाइल्स अवेलेबल है, ब्लू लेपिस लेजुली, ग्रीन टर्क्वाइज। अभी इसके बाद हम चल के देखेंगे फ्रंट डोर। यदि आपको यहाँ एक ग्रुप फोटो लेना हो तो इसमें एक लास्ट एक फोटो ले लो, यहाँ एक मेन गेट पर, फिर इसके बाद हम चलेंगे बाहर। अभी राइट विंग की स्टोरी और बताएंगे। मेन गेट पर सबसे सुंदर गेट बना हुआ है, 3 स्टेप नीचे जाना चाह। हाँ, अब आप देखिए ये इसका मेन गेट है। दोनों तरफ आप देखिए एलिफेंट स्टैचू है। राइट साइड में लिए चेन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड पावर। लेफ्ट साइड एलिफेंट होल्डिंग स्टोन वेल, इट सिंबल मीन जहांगीर केम हियर, एलिफेंट रिंग द बेल इन ऑर्डर टू ग्रेट हिम, वेलकम, विश हिम टू गुड लक। एलिफेंट मेड ऑफ 1 piece स्टोन, वेरी डेकोरेटेड ऑर्नेटेड, रियल टस्क, रियल आइवरी, somebody took off, स्टोलन। ये स्वागत सत्कार को दर्शा रहा, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को दर्शा रहा। नीचे की जो आर्च है कहलाती तोरण आर्ट, हिंदू स्टाइल आर्किटेक्चर को दर्शा रहा। और ये येलो ब्लॉक देख रहा है आपको विंडो के नीचे, वह गणेश जी उनकी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि और सरस्वती देखिए दोनों तरफ। ऊपर एक फोरवेल्ट आर्च है, मल्टी फोल्डेड आर्च। तो रूम था जहां से विंडो से फूल बरसाए गए थे जहांगीर के आने पर। बीच में आप देखिए पिजन ब्रैकेट है, पिजन एंड डक्स मैसेंजर ऑफ पीस। ऊपर ट्रंक ऑफ एलिफेंट, इट मींस गुड लक, डाउन मींस वेलकम, ट्रंक अप मींस गुड लक। ये बालकनी, लेडीज वॉक अराउंड, नोबडी कुड सी इनसाइड, दे कुड सी आउटसाइड। इस तरफ ये रूइंस ऑफ मिनिस्टर बिल्डिंग्स है, एडवाइजर मिनिस्टर्स के घर हुआ करते थे। बाढ़ के कारण, बाढ़ के पानी के कारण डैमेज हुई है। लास्ट बाढ़ यहाँ आई थी 1983 में। अभी तो 3 डैम बन चुके तो बाढ़ कंट्रोल हो गई। वो मंदिर दिख रहा है उसके पीछे से बेतवर आ रही घूमती हुई। पर आप देखिए दूर पहाड़ी दिख रही है, विंध्याचल रेंज बनारस तक जाती है। ये सतपुड़ा में मर्ज होती है। वो आप देख रहे हो टावर है, वॉच टावर है, सोल्जर्स के लिए पोस्ट होती थी। उसके पीछे से एक और रिवर आ रही जामनी रिवर, तो सामने बेतवा और जामनी रिवर दोनों मर्ज हो गई। ये कैमल स्टेबल है, ऊँटखाना। पहले हवा महल हुआ करता था, प्रिंसेस रानियों के झूले डलते थे। पर जब जहांगीर की फैमिली आई वो कैमल राइड से आई, तो कैमल इस बिल्डिंग में रखे गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैमल स्टेबल। ये वाटर टैंक है। अब इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस तरफ देखिए वो दूर दिख रहा है रेलवे ब्रिज, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, जहाँ तात्या टोपे को नत्थे खान ने 5000 सैनिकों के साथ घेर लिया था, तो झांसी समय पर नहीं पहुंच पाए थे झांसी की रानी की मदद करने। वो 4 मंदिर दिख रहे हैं आपको। लेफ्ट में पंचमुखी महादेव मंदिर, लास्ट में बनवासी राम मंदिर, राधिका बिहारी मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर। तो ये सभी नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में बने हैं। तो चतुर्भुज मंदिर नागर स्टाइल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा मंदिर है विमान नुमा शैली में। अब नागर स्टाइल आर्किटेक्चर क्या होता है? जो मंदिर बना तो इसका गर्भ बनता है आपका स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर प्लान पे, और उसका शिखर सबसे टॉल होगा। उसके ऊपर छोटा कलश होगा, बड़ा कलश आता है, फिर आता है चक्र, और साइड में 16 ऊर्ध्व शिखर होते हैं, आधे शिखर। उसके नीचे पालकियों के रेखीय क्रम में होता है उसका शिखर, और फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। और खजुराहो का क्या है, गोपुरम आपका थोड़ा बड़ा होगा, लास्ट का बड़ा होगा, बीच में मून का आकार आता है। खजुराहो ओरछा के जितने टेम्पल है सब नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में। तो गर्भगृह चतुष्कोण पर आधारित होता है, फिर आता अंतराल, अंतराल के बाद आता अर्धमंडप, फिर आता मंडप। तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर कहलाता है नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। अब आप देखिए 2 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको कहा जाता है राय प्रवीण पैलेस। तो यहाँ के जो तीसरे महाराजा थे उनके दूसरे पुत्र प्रिंस इंद्रजीत की प्रेमिका थी, ये बहुत सुंदर थी। इसकी तुलना की गई रानी रूपमती मांडू, मृगनयनी ग्वालियर, अम्रपाली से भी अधिक सुंदर बताया गया। तो ये लोहार कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, बैदौरा गांव है शिवपुरी के पास। तो इसकी फैमिली को अस्वस्थ बनाने के लिए ओरछा बुलवाएगा। तब ये 15-16 वर्ष की आयु की थी। तो महाकवि केशवदास के अंडर में शिक्षा दीक्षा ली, राइटिंग, कविता, बीणा वादन में पारंगत हुई, और ओरछा के दरबार की कवित्री हुई। कभी कभी प्रिंस इंद्रजीत सिंह के आग्रह पर दरबार में डांस प्रोग्राम परफॉर्म किया करती थी। जब इसकी सुंदरता और गायन के चर्चे चारों ओर फैल गए, अकबर के दरबार में समाचार पहुंचता बहुत सुंदर नृत्य है, गायन में निपुण है। तो अकबर के द्वारा मैसेज भेजा गया, इस नृत्य को हमारे दरबार में भेजिए शोभा बढ़ाने के लिए। पर प्रिंस इंद्रजीत सिंह ने भेजने से इनकार किया। तब अकबर के द्वारा 1 करोड़ रुपए सर्फी का जुर्माना लगाया गया। राम सिंह ओरछा के राजा थे, और इनके भाई छोटे भाई की प्रेम का थी है। तो वो अपने छोटे भाई पे प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो ये विवश हो जाते हैं नृत्य को भेजने के लिए। तो महाकवि केशवदास जी के साथ इनको आगरा भेजा गया। तो आगरा में दरबार में डांस प्रोग्राम परफॉर्म किया। उस दौरान अकबर इसकी सुंदरता और गायन से इंप्रेस हो गया, और उनके सामने प्रपोजल रख दिया, मेरी प्रथम भाई बन के रहो या हेडरम लेडी। इसकी बात को डिनाई करते उसने छंदों के माध्यम से बात कही, दोहा कपलेट के माध्यम से। कई दोहा पढ़े, पर लास्ट में जो 2 दोहा पढ़े वो अकबर के ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। अंत में उसने एक दोहा पढ़ा, श्वेत रंग सबको भावे, श्वेत भले ना केस, ना ऋतु डरे ना रमणी डरे। यानी सफेद रंग सबको पसंद होते, और सफेद बाल किसी को पसंद नहीं होते। तो ऋतुएं अपने समय पे आती, आयु, एजिंग, बुढ़ापा सबको आना है।
मैं तो युवावस्था में, आप बुढ़ापे की, और अपनी मेरी आयु का अंतर देखिए। अकबर उसको नहीं समझा तो अंशों ने बने स्वरूप और पद बढ़ा। बिनती सुनियो राय प्रवीण की, सुनियो साह सुजान, झूठी पत्तल भाकत हैं बारी बया स्वान। O mighty and great Mughal emperor, please listen to my humble request. Someone eat food on a plate. That food known as leftover food. Eat like lower caste person called Bari, crow, dog. Which category you are? यानी मैं तो एक झूठी प्लेट के समान हूँ। प्रिंस इंद्रजीत की प्रेम का हो तो झूठा भोजन हूँ। मेरी बॉडी आत्मा सब कुछ प्रिंस इंद्रजीत सिंह के लिए, तो मैं एक झूठे भोजन के समान हूँ। तो झूठा भोजन हमारी कम्युनिटी कौन खाता? बारी, जो पतलों को हटाने का काम करता, लोअर कास्ट से होता। बयास माने कौवा, स्वान नीच दो। अब किस कैटेगरी के हो? अकबर समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसको सात सम्मान वापस ओरछा भेजने का आदेश दिया। तो नर्तकी ने कहा क्या हुजूर ओरछा राज पर लगा हुआ जुर्माना भी माफ समझो? तो अकबर ने कहा वो भी माफ किया। तो उसके आगमन पर प्रिंस इंद्रजीत सिंह के द्वारा महल उसको गिफ्ट किया गया। उसका और सम्मान बढ़ाया गया, एक तरह से ब्रेन से अकबर को मात दे दी। इसके ऊपर एक उपन्यास है, शरद सोनकर ने लिखा है, और एक काफ़ी बड़ा उपन्यास है इसका, जिसका कैरेक्टर हाईलाइट किया गया। हमारे बुंदेलखंड का जो फेमस नृत्य राय नृत्य होता है, जो फुल ड्रेस में किया जाता है, और नृत्य संगीत के क्षेत्र में राय फिल्म के नाम से अवार्ड दिया जाता है आज भी बुंदेलखंड में।